हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। बीए प्रोग्राम बी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का है ये। तो बच्चों ये पॉलिटिकल साइंस का है, बी ऑनर्स का है पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके बच्चों, तो चलिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि कोई भी दोस्त आपके छूट ना पाए और वो भी अच्छे से पेपर दे सके। ओके, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, अंतर्युद्ध समय में यूरोप में फांसीवाद के अभ्युदय के क्या कारण थे। ओके, देखिए फांसीवाद के नाम से जानने वाले राजनीतिक आंदोलनों ने 1930 से 1945 के बीच कई यूरोपीय देशों में सत्ता हासिल की थी। इसमें इटली के वेनितो मुसोलिनी, जर्मनी के एडोल्फ हिटलर, स्पेन के फ्रांसिस्को फ्रांको, पुर्तगाल के एंटोनियो डे ओलिवेरा, सालाजार, फ्रांस के फिलिपिन पेटेन, हंगरी के मिक्लोस होर्थी, रोमानिया के लोन एंटोनेस्कू और क्रोएशिया के एंते पावेलिक शामिल है। फांसीवाद के शिकार इन देशों में विविधताएं थी। ठीक है, फांसीवाद के शिकार इन देशों में क्या थी, विविधताएं थी। इनमें से कुछ विकसित पूंजीवादी देश थे तो कुछ अन्य शक्तियों के अधीन छोटे पूंजीवादी देश थे। कुछ प्रथम विश्व युद्ध में जीतने वाली शक्तियों के साथ थे तो अन्य कुछ पराजित शक्तियों में थे। इसलिए सबको एक साथ रखना ठीक नहीं होगा। जिन परिस्थितियों में इन सभी ने सरकार और समाज का प्रबंधन करना चाहा, उनमें इनमें से किसी ने भी पूंजीवाद के बुनियादी नियमों पर, विशेष तौर पर आधुनिक एकाधिकारी पूंजीवाद सहित निजी पूंजीवादी संपत्ति पर सवाल नहीं उठाया। इसलिए फांसीवाद के इन विभिन्न रूपों को पूंजीवाद के प्रबंधन के विशिष्ट तरीके कहा जा सकता है। फासिस्ट भाषणों में पूंजीवाद और धनिक तंत्र पर तीखे घृणा करने वाले लफाजी के बावजूद ये कभी भी पूंजीवाद के न्यायसंगत होने के चुनौती देने वाले राजनीतिक रूप नहीं अपनाते हैं। यदि फांसीवाद के इन विभिन्न रूपों द्वारा प्रस्तावित विकल्प की पड़ताल की जाए तो इन भाषणों में छिपे झूठ को आसानी से समझा जा सकता है, जो निजी पूंजीवाद संपत्ति के मुख्य मुद्दे पर हमेशा चुप थे। इससे यह मामला बनता है कि पूंजीवादी समाज के राजनीतिक प्रबंधन के समक्ष चुनौतियों से निपटने के लिए एकमात्र फासिस्ट चुनाव ही नहीं है, बल्कि यह ऐसे हिंसक और गहरे संकट के समय का चुनाव है जिससे प्रभुत्वशील पूंजीग्रस्त है और वह इससे पार पाने के लिए कभी-कभी एकमात्र संभव समाधान देखती है। तब विश्लेषण इन संकटों पर केंद्रित करना चाहिए। पूंजीवादी समाज के संकट के प्रबंधन के फासिस्ट चुनाव हमेशा जनवाद के स्पष्ट परित्याग पर आधारित होता है। यह परिभाषा है के बतौर भी उसका परित्याग करता है। फांसीवाद आधुनिक पूंजीवादी जनवाद जिन आम सिद्धांतों पर अपने मूल वसूल और व्यवहार पर टिका होता है, उनको हमेशा हटा देता है। आधुनिक पूंजीवाद के आम सिद्धांत मत विभिन्न के स्वीकृति देते हैं, बहुमत को तय करने के लिए चुनावी प्रक्रिया को अपनाते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को गारंटी देते हैं। इस किस्म के फांसीवाद का मॉडल नाजीवाद है। 1870 के दशक के शुरुआत से जर्मनी बड़ी औद्योगिक शक्ति हो गया था और उस काल की प्रभुत्वशाली शक्तियां ग्रेट ब्रिटेन और द्वितीय फ्रांस तथा उस देशों को जो प्रभुत्वशाली होने की संयुक्त राज्य अमेरिका आकांक्षा रखता था का प्रतिस्पर्धी था। 1918 की पराजय के बाद उसे अपनी प्रभुत्वशाली आकांक्षाओं को मिली अपनी असफलता के परिणाम से निपटना था। हिटलर ने स्पष्ट तौर पर अपनी योजना को सूत्रबद्ध किया। उसने रूस सहित समूचे यूरोप पर और उससे बाहर जर्मनी का यानी कि नाजीवाद के उभार का समर्थन करने वाले एकाधिकारियों के पूंजीवाद का प्रभुत्वशाली वर्चस्व की स्थापना करने की योजना बनाई। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय इटली की सरकार ने तटस्थ रहने का निश्चय किया था, किंतु कालांतर में उसने अपनी नीति में परिवर्तन करके मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में भाग लिया।
युद्ध में सम्मिलित होने से पूर्व सन 1915 में इटली ने मित्र राष्ट्रों के साथ लंदन की संधि की थी, जिसमें मित्र राष्ट्रों ने युद्ध के पश्चात इटली को टिराले, ट्राइटिनो, इस्ट्रिया तथा अल्बानिया का विशाल भाग प्रदान करने का आश्वासन दिया था। इसके अतिरिक्त इटली को ऑस्ट्रिया, जर्मनी और टर्की के कुछ क्षेत्र प्राप्त होने के लिए भी आश्वस्त कर दिया गया था। इन्हीं आश्वासनों के आधार पर इटली ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, किंतु युद्ध के पश्चात पेरिस के शांति सम्मेलन में इटली के प्रतिनिधि ऑरलैंडो ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी मांगों प्रस्तुत की तो अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने लंदन की संधि को मानने तथा इटली की मांगों को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। आर्थिक दुर्दशा। युद्ध का अवधि में इटली की सरकार ने सेना तथा युद्ध सामग्री पर अपनी वित्तीय क्षमता से बहुत अधिक धन व्यय किया गया था, जिसके कारण युद्धोत्तर काल में इटली की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय ऋण का भार बढ़ गया, मुद्रा का मूल्य प्रतिदिन गिरने से व्यापार, उद्योग तथा सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में अभूतपूर्व अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। बेरोजगारी बढ़ने से लोग भूखों मरने लगे। उनके पास न धन था, न व्यवसाय, न रोजगार और न भविष्य के लिए कोई योजना थी। इस देशव्यापी असंतोष व आर्थिक दुर्दशा के कारण लोगों ने तत्कालीन सरकार की नीतियों की कूट आलोचना की तथा उन्होंने देश के राजनीतिक क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करने का निश्चय किया। फासिस्ट दल का उदय भी इसी असंतोष का परिणाम था। समाजवाद का प्रचार। इटली के शोचनीय आर्थिक स्थिति तथा देशव्यापी असंतोष का लाभ उठाकर कुछ विरोधी दलों ने जनता में अपने कार्यक्रम और सिद्धांतों का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय समाजवादी प्रजातांत्रिक दल था, जिसके सदस्य मार्क्सवाद के समर्थक थे। वे समस्याओं के समाधान के लिए संवैधानिक उपायों की अपेक्षा सीधी कार्रवाई में अधिक विश्वास रखते थे। इस दल के कार्यकर्ताओं में अधिकतर बेरोजगार श्रमिक, कृषक तथा निम्न मध्यम वर्ग के लोग थे, जो रूस की बोल्शेविक पार्टी की विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित हुए। सन 1919 में इटली में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में समाजवादी दल को महान विफलता मिली और 574 स्थानों में से 156 स्थानों पर इस दल के उम्मीदवार विजयी हुए। फासिस्ट दल भी राष्ट्रीयता के सिद्धांत से प्रेरित था। अरस्तु समाजवादी दल तथा उसके समर्थकों ने फासिस्ट दल को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। राजनीतिक दलों में एकता का अभाव। उस समय इटली में विभिन्न राजनीतिक दल थे, किंतु इनमें परस्पर एकता नहीं थी। इस मतभेद के कारण संसद में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता था। फासिस्ट दल ने अन्य दलों की पारस्परिक फूट का लाभ उठाया और अपने सिद्धांत का जनता में खूब प्रचार किया। सरकार की अयोग्यता एवं आक्रमणीयता। इस प्रकार युद्धोत्तर काल में इटली के आंतरिक स्थिति शोचनीय थी। पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णय के प्रति संपूर्ण इटली में असंतोष व्याप्त थे। देश का आर्थिक ढांचा अव्यवस्थित हो गया था, किंतु इटली के तत्कालीन सरकार ने जनता की समस्या को हल करने तथा अव्यवस्था, अराजकता और असंतोष को दूर करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। सरकार की आक्रामकता के विरोध में 1920 ईस्वी में समाजवादी दल के सहयोग से देश के श्रमिकों और कृषकों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने लगभग 100 कारखाने पर अधिकार कर लिया था। ओके, तो ये था फासीवाद यूरोपीय देशों में। ओके, तो चलिए आप लोग इसको पढ़िए। और आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन मैं जितना अपलोड करता कितना आप लोग से को फ़ायदा मिलता है और कितना यहाँ से लड़ जाता है आप लोगों को पेपर में। ठीक है, आप लोग खुद जान गए होंगे। तो चलिए आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ताकि कल अगर क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं। और बहुत सारा इसका क्वेश्चन जो है और भी पहले भी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके बच्चों, तो फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।